में हमने जाना कि डिजिटल मार्केटिंग होता कैसे है, कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कैसे होता है। नेक्स्ट मॉड्यूल जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वेबसाइट प्लानिंग एंड क्रिएशन। इस मॉड्यूल में हम लोग वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखते हैं और वेबसाइट डिज़ाइन करने से पहले क्या क्या डेटा हम लोग को चाहिए एक वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए, वो सब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। इस मॉड्यूल में हम लोग जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखेंगे, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ये हम लोग वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पे सीखेंगे। वर्डप्रेस जो प्लेटफॉर्म है ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, ये एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस पे कोई भी साइट बहुत ईजिली डिज़ाइन हो सकती है। एक बात हमें समझना होगा कि हम लोग ये कोर्स डिजिटल मार्केटिंग पढ़ रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट एक ऐसा जगह है जहां हमें अपना सारा ट्रैफिक लेके आना है। तो इस मॉड्यूल में हम लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में जानेंगे और वेबसाइट प्लानिंग के बारे में जाएंगे। पहले वेबसाइट को प्लान कैसे करते हैं और फिर वेबसाइट डिज़ाइन कैसे करते हैं। Before starting with website planning and creation, we should know some theory about website. Let's discuss them. वेबसाइट प्लानिंग और क्रिएशन से पहले कुछ थ्योरी पार्ट है जो हमें पता होना चाहिए। ये थ्योरी जरूरी नहीं है आपको जानना, आप चाहे तो ये मॉडल स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर आप ये जानेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर सब ये आप कोर्स जॉब के लिए कर रहे हैं या खुद अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कितने तरह की वेबसाइट्स होती हैं। तो टाइप्स ऑफ वेबसाइट, there are many type of websites like e-commerce website, blogs and personal, informational, online community, photo sharing, resume, portfolio, catalog and brochure, business directories and biography। ये जो भी मैंने अभी बताया ये डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स है। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट, आप अमेजन फ्लिपकार्ट यूज़ करते हैं, वो ई कॉमर्स वेबसाइट है। ब्लॉग्स एंड पर्सनल, बहुत सारे साइट्स, इंफॉर्मेटिव साइट्स ब्लॉग्स होते हैं। फिर ऑनलाइन कम्युनिटी है, जैसे कोई फोरम है वो ऑनलाइन कम्युनिटी है। फोटो शेयरिंग साइट है जहाँ पे आप फोटो शेयर कर सकते हैं। रेज्यूमे साइट, बहुत से ऐसे साइट्स हैं जो सैम्पल रेज्यूमे आपको देते हैं। पोर्टफोलियो साइट्स है जहाँ पे पोर्टफोलियो अपलोड किया जाता है। कैटलॉग्स एंड ब्रोशर्स अपलोडेड होता है। बिजनेस डायरेक्टरीज होता है, बायोग्राफीज होता है। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट है। तो हम लोग जब साइट को टाइप्स में डिवाइड करते हैं तो हम लोग फंक्शनलिटी एंड पर्पस के हिसाब से साइट को डिवाइड करते हैं। We divide the website on the basis of functionality and purpose. Types of website क्या हुआ? Based on functionality, static website and dynamic website. Static website क्या है? Content is static. यहाँ कंटेंट स्टैटिक होता है। स्टैटिक इन द सेंस जो आपने कंटेंट डाल दिया वेबसाइट पे वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वो अपने आप अपडेट नहीं होगा जब तक आप उसमें कुछ नया इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं करते हैं। तो ये सब साइट बहुत आसान होता है बनाना। कैन बी क्रिएटेड इन नो टाइम, बहुत कम टाइम में क्रिएट हो जाता है। यूज HTML एंड CSS, नॉर्मल HTML और CSS से हो जाता है। ये सब साइट बन तो आसानी से जाती है, पर जब ये सब साइट्स का साइज बड़ा हो जाता है, यानी बहुत सारे पेजेस क्रिएट हो जाते हैं, तो मैनेज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। इसके बाद आता है डायनेमिक वेबसाइट। यहाँ पे क्या होता है? कंटेंट इज डायनेमिक। आप जो कंटेंट है वो डेटाबेस में सेव होता है और डायनेमिक होता है, वो साइट का कंटेंट अपने आप चेंज होते जाता है। टेक्स लॉन्गर टाइम टू डेवलप, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ कोडिंग, यूजर यूज वेरियस लैंग्वेज लाइक PHP, ASP.NET, अदर स्क्रिप्ट। ये सब जो है टेक्स लॉन्गर टाइम टू डेवलप, रिक्वायर्स लॉट ऑफ कोडिंग, ये सब उस समय की बात है जब एक डायनेमिक्स वेबसाइट बनाने का मतलब है कि आप बैठ के खुद से स्क्रैच से कोडिंग करवा रहे हैं, एक डेवलपर को बैठा के, तब एक डायनेमिक साइट क्रिएट हो रही है। आज के टाइम में एक डायनेमिक साइट एक स्टैटिक साइट से जल्दी बनती है। विद इन 15 to 20 मिनट्स आप एक वर्डप्रेस का एक सिंपल थीम पे आप साइट लाइव कर सकते हैं, जिसमें 4 पेजेस होंगे, होम, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, योर सर्विस, ये सब पेजेस। तो 15 से 20 मिनट में आपकी वेबसाइट रेडी हो जाती है। अब एक नया टर्म इवॉल्व हुआ है, दिस इज अ न्यू टर्म, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होता क्या है? हम लोग खुद समझ में आ रहा है। रिस्पॉन्स, साइट जो है वो जिस डिवाइस पे खुल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपना डिज़ाइन चेंज कर ले, तो उस साइट्स को बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। ये जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, पहले इसका नाम फ्लूइड डिज़ाइन आता था। फ्लूइड हम लोग को पता है क्या होता है? फ्लूइड एक ऐसा चीज़ है जिसको हम लोग किसी भी बॉटल या किसी भी शेप में डालें तो वो उसका शेप ले लेता है। उसी तरह रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को पहले फ्लूइड डिज़ाइन बोला जाता था। Like fluid takes the shape of anything in which it is poured in the same way responsive design website
do not break when open on different devices like desktop at different resolution, tablets and mobile phone. Website resizes itself on the device it is open on. जिस भी डिवाइस में वो साइट ओपन होगा वो वेबसाइट जो है उस डिवाइस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप छोटे डिवाइस स्क्रीन में खोल रहे हैं तो साइट स्क्रीन के बाहर चली जाएगी, नहीं, साइट सेम टू सेम सब डेटा जो है वो नीचे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। आप देख सकते हैं फिगर में रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में कि जो साइट डेस्कटॉप पे ओपन है यहाँ वो ऐसे खुला हुआ है, लैपटॉप में इस तरह है और टैबलेट में इस तरह और मोबाइल फ़ोन में वो सब नीचे आ गया। सो वी विल बी लर्निंग हाउ टू क्रिएट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन ए वेबसाइट। आज के टाइम में अगर साइट आपकी रिस्पॉन्सिव नहीं है यानी कुछ ना कुछ आप लूज़ कर रहे हैं। गूगल रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट को ज़्यादा अच्छा रैंक देता है और हमें पता है कि आज के टाइम में मैक्सिमम जो ट्रैफिक है वो मोबाइल फ़ोन से आता है। अगर हम लोग की वेबसाइट मोबाइल फ़ोन पे ठीक से नहीं खुलेगी, और मोबाइल फ़ोन जब हम लोग बात करते हैं तो उसका मतलब है कि डिफरेंट स्क्रीन रिजोल्यूशन, किसी के पास छोटा मोबाइल है, कोई बड़ा मोबाइल है, कोई किसी का स्क्रीन बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मोबाइल पे साइट को फ्रेंडली होना पड़ेगा और ये तभी पॉसिबल है जब आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉलो करती है। अब वो पहले हम लोग क्या देखे, बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, अब है बेस्ड ऑन द पर्पस। पर्पस के हिसाब से वेबसाइट कैसे होती है। पर्सनल वेबसाइट्स होती है जहां हम लोग रेज्यूमे वेबसाइट है, ये हॉबी वेबसाइट्स बनाते हैं। इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स है, ब्लॉग्स, फोरम, डायरेक्टरी, क्वेश्चंस है, वेबसाइट, पोर्टल, विकी साइट, ये सब साइट इंफॉर्मेटिव वेबसाइट्स है। बिजनेस वेबसाइट, स्मॉल बिजनेस और लार्ज बिजनेस वेबसाइट्स है। ई कॉमर्स वेबसाइट है जहाँ पे बाई एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज होता है। सोशल नेटवर्किंग साइट है जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। तो ये सब जितने भी साइट्स हैं ये बेस्ड ऑन द पर्पस है कि आप किस पर्पस से के लिए साइट बना रहे हैं। तो इस मॉड्यूल में हमने जाना कि साइट्स कितने तरह के होते हैं, किस बेसिस पे साइट डिवाइड करते हैं और हर जो फंक्शनैलिटी पे साइट कैसे डिवाइड होती है और पर्पस पे कैसे डिवाइड होती है। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेबसाइट की जो टर्मिनोलॉजी है। बहुत सारे ऐसे वर्ड है जो हम लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग या डेवलपमेंट या किसी भी डिज़ाइनर से बात करते हैं, कुछ टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो आप लोग उस वेब टर्म से अवेयर रहें ताकि जब हम लोग कोर्स के दौरान भी जब हम लोग वो वर्ड यूज़ करें तो आपको समझ में आना चाहिए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट मॉड्यूल में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि डोमेन नेम कैसे खरीदते हैं। जिन लोगों को ये पता है वो हम नेक्स्ट मॉड्यूल भी स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। थैंक यू। लास्ट मॉड्यूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट क्या होती है, हम लोग फंक्शन के अकॉर्डिंग वेबसाइट को कैसे डिवाइड करते हैं और यूसेज के अकॉर्डिंग वेबसाइट को कैसे डिवाइड करते हैं। इस मॉड्यूल में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेबसाइट टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब हुआ कि ऐसे कॉमन टर्म्स जो हम लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग या किसी भी से हम लोग जब बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे कॉमन टर्म्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग वेबसाइट टर्मिनोलॉजी एंड परचेजिंग डोमेन नेम। इस मॉड्यूल में हम लोग वेबसाइट टर्मिनोलॉजी भी पढ़ेंगे और एक डोमेन नेम कैसे खरीदते हैं ये भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले है कि व्हाट इज डोमेन नेम। डोमेन नेम है क्या। ए डोमेन नेम इज योर वेबसाइट नेम। डोमेन नेम क्या है, इज ए वेबसाइट नेम। ए डोमेन नेम इज द एड्रेस वेयर इंटरनेट यूजर्स कैन एक्सेस योर वेबसाइट। डोमेन नेम क्या है, डोमेन नेम इज द एड्रेस। Domain name is the address where internet user can access your website. A domain name can be of any combination of letters and numbers, and it can be used in combination of various domain name extensions such as .com, .net and more. बहुत सारे एक्सटेंशन है, .com हुआ, .net है, .org है, .edu है, .gov है, इंडिया से रिलेटेड है, .in है, या TLD बोलते हैं, टॉप लेवल डोमेन्स हम लोग बोलते हैं, TLD टॉप लेवल डोमेन्स। ये कंट्री स्पेसिफिक टॉप लेवल डोमेन्स होती है, जैसे .in हो गया, इटालियन का .it हो गया, फ्रांस का .fr हो गया। तो ये सब सारे डोमेन नेम्स एक्सटेंशन है। द डोमेन नेम मस्ट बी रजिस्टर्ड बिफोर यू कैन यूज इट। Domain name must be registered before you can use it. Every domain name is unique. No
two website can have same domain name. If someone types in www.yourdomain.com, it will go to your website and no one else. एक डोमेन नेम क्या है? डोमेन नेम इज योर वेबसाइट नेम. डोमेन नेम जब हम लोग, जैसे एक इंसान का एक नाम होता है, उसी तरह ऑनलाइन में किसी का भी जो एड्रेस है, वेबसाइट है, उसका एक नाम है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोमेन नेम. डोमेन नेम क्या है? वो एड्रेस है इंटरनेट पे जहां पे हम लोग उस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं. और डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम कैन बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स. नंबर और लेटर्स मिलके डोमेन नेम बनते हैं. इट कैन बी यूज्ड इन एनी कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डोमेन नेम एक्सटेंशन. बहुत सारे डोमेन नेम एक्सटेंशन है, जैसे .com हुआ, .net हुआ, और भी TLDs है. इस तरह के बहुत डोमेन नेम एक्सटेंशंस है जो जैसे जो पर्पस है वो यूज में आता है. जैसे सपोज आप ऐसा वेबसाइट बना रहे हैं, आपका जो ब्रांड नेम है वो सिर्फ इंडिया के लिए है और आपको .com नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? .in भी ले सकते हैं, जबकि क्योंकि हमें पता है कि ये पर्टिकुलर बिजनेस हमें सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक करना है. डोमेन नेम के साथ क्या है कि डोमेन नेम मस्ट बी रजिस्टर्ड बिफोर यू कैन यूज इट. उसको रजिस्टर किया जाता है. आप डोमेन नेम के मालिक नहीं होते हैं. हम लोग सपोज हम लोग ऐसा होता है कि हम लोग डोमेन नेम रेंट पे लेते हैं और ये जो चार्जेस हम लोग एनुअल पे करते हैं. जब तक आप उसका एनुअल चार्ज पे कर रहे हैं, आप डोमेन नेम वो आपका है और सिर्फ आपका है और कोई नहीं ले सकता है. जब आपने वो चार्ज पे करना बंद कर दिया तो वो डोमेन नेम फ्री हो जाता है, फिर वो और कोई भी खरीद सकता है. तो डोमेन नेम जो है उसको सबसे पहले हम लोग को रजिस्टर करना है, तभी हम लोग यूज कर सकते हैं. एवरी डोमेन नेम इज यूनिक. दुनिया में हर जो दूसरा डोमेन है वो एक दूसरे से नेम अलग होगा. दो वेबसाइट का सेम डोमेन नेम नहीं हो सकता है, सबका अलग होगा. और जिस वेबसाइट का नाम आप डालेंगे, जो डोमेन नेम हम लोग ब्राउजर में इंटर करेंगे, वही वेबसाइट ही खुलेगी, उसके अलावा दूसरा वेबसाइट नहीं खुल सकता है. अब जैसे हम लोग डोमेन नेम एक्सटेंशन देखा, कितने तरह के. अमेजन का है, अमेजन.com भी होता है जो यूनिवर्सल है, ग्लोबल है, और अमेजन.in भी है. फ्लिपकार्ट है, और जैसे हम लोग की कंपनी है samsons.com है, samsons.in है, samsons.co.uk. इसके अलावा और भी बहुत सारे डोमेन नेम एक्सटेंशंस हैं. .com, .in, .net, co.in, .gov, .edu, .co.uk. इस तरह बहुत सारे .mobi. आजकल तो बहुत सारे डोमेन नेम एक्सटेंशंस आ गए हैं. अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है हाउ टू बुक ए डोमेन नेम. हम लोग एक डोमेन नेम कैसे बुक करते हैं? तो यू कैन बुक ए डोमेन नेम फ्रॉम वेबसाइट लाइक GoDaddy, name.com, google.com एंड मेनी अदर प्लेसेस. बहुत सारे जगह हैं जहां से आप अपना डोमेन नेम बुक कर सकते हैं. आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि बुक ए डोमेन नेम, बुक ए डोमेन नेम या रजिस्टर ए डोमेन नेम. आपको बहुत सारी साइट्स मिलेगी, पर जनरली अगर हम लोग प्रेफर करते हैं तो हम लोग name.com को ही प्रेफर करते हैं. हम लोग इसी से डोमेन नेम खरीदते हैं. अब थिंग्स टू कंसीडर बिफोर परचेजिंग ए डोमेन नेम. डोमेन नेम खरीदने से पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली बात, डोमेन नेम शुड बी शॉर्ट. डोमेन नेम हमेशा छोटा होना चाहिए. अगर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है कि नहीं बहुत बड़ा है तो अलग बात है, पर जनरली ये छोटा होना चाहिए. छोटा होने से फायदा क्या होता है? इट इज ईजी टू रिमेंबर. डोमेन नेम ऐसा होना चाहिए जिसे हम आराम से याद कर सकें. डोमेन नेम ऐसा होना चाहिए जो हमारे बिजनेस से रिलेट करता हो. हमारा डोमेन नेम देख के समझ में आ जाए कि वो किस चीज़ का बिजनेस है. यहाँ पे बहुत लोग का अलग भी सोच है कि मेरा डोमेन नेम ऐसा होना चाहिए जो नॉन डिक्शनरी वर्ड हो. आप डोमेन नेम देख के आप ये नहीं पकड़ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डोमेन नेम किस तरह का बिजनेस कर रहा होगा. अब जैसे जोमेटो है, अगर हम जोमेटो वर्ड सुनते हैं तो जोमेटो वर्ड अगर हमें नहीं पता हो कि ये फूड इंडस्ट्री में, तो हमें नहीं पता चलेगा कि जोमेटो क्या है. स्विगी, ये सब क्या है? नॉन डिक्शनरी वर्ड्स हैं जिससे हम लोग बनाते हैं. ये भी नॉन डिक्शनरी वर्ड्स भी एक बहुत ईजी टू रिमेंबर होता है, एक बार में याद हो जाता है. should search the domain name on Google to see if that was used by any other company and see if that domain name is penalized or not. हम लोग कोई भी डोमेन नेम खरीदने से पहले एक बार हम लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं उस नाम से कि ऑलरेडी उस नाम से वो डोमेन नेम किसी और ने तो खरीदा हुआ नहीं था पहले और अभी छोड़ दिया हो. मे भी हो सकता है कि वो डोमेन नेम पेनलाइज्ड हो गया हो. तो खरीदने से पहले ये हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं. You should use leandomainsearch.com to find domain related to your niche.
देयर आर मेनी फिल्टर्स विच कैन हेल्प यू टू फाइंड ए गुड डोमेन नेम। एक वेबसाइट है leandomainsearch.com। ये वेबसाइट जब आप हम लोग कीवर्ड डालते हैं तो वो साइट सजेस्ट करता है कि और कितने तरीके से हम लोग उस पर्टिकुलर कीवर्ड के आगे हम लोग कुछ ऐड करके एक नया डोमेन खरीद सकते हैं। यू शुड सेलेक्ट द एक्सटेंशन अकॉर्डिंग टू योर नेसेसिटी। अब डोमेन नेम एक्सटेंशन जो है वो हम लोग अपने नेसेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग को यूज़ करना चाहिए। अगर आप ऐसा वेबसाइट बना रहे हैं जो ग्लोबल वेबसाइट है तो .com अच्छा है, या आपका कोई ब्रांड नेम है जो नॉन डिक्शनरी वर्ड है, तब तो आपको आराम से वो डोमेन नेम मिल जाएगा। पर अगर सपोज वो डोमेन नेम नहीं मिल रहा है, तब हम लोग अगर वो पर्टिकुलर हम लोग का जो बिजनेस है वो सपोज इंडिया में है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, .in के लिए भी जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं .in पे जाने के लिए, या कंट्री स्पेसिफिक सपोज इटालियन वेबसाइट है तो .it के लिए भी हम लोग जा सकते हैं। अगर हम लोग ये सब डोमेन लेते हैं TLDs, तो ये कंट्री स्पेसिफिक सर्च रिजल्ट में हम लोग को फायदा होता है इससे। तो ये सब चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए डोमेन नेम खरीदते वक्त। सपोज हम लोग सर्च करते हैं, अगर हमें डोमेन नेम खरीदना है, डोमेन नेम नाम है @zxby.com, ये डोमेन नेम हमें खरीदना है। हम इसे गूगल पे सर्च करके देखते हैं कि ये जो डोमेन है वो ऑलरेडी किसी कंपनी ने रजिस्टर्ड किया हुआ है कि नहीं। अब ये तो डोमेन तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। सपोज इसमें हम लोग टू करते हैं, ये एक टोटली न्यू डोमेन है। जब हमने ये सर्च किया और यहाँ पे जो रिजल्ट आया है नो रिजल्ट फाउंड, इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर डोमेन नेम पहले कभी यूज नहीं हुआ है, यानी कि हम लोग ये डोमेन खरीद सकते हैं। सपोज यहाँ पे रिजल्ट में ये कुछ रिजल्ट आ रहा होता तो हम लोग चेक करते हैं कि ये पर्टिकुलर डोमेन गूगल के कैश में है कि नहीं। कैश चेक करने के लिए CACHE: और हम लोग ये डोमेन नेम डाल के चेक करते हैं। अगर ये साइट कैश में है, ये तो ऑलरेडी ये डोमेन फ्री है, रजिस्टर्ड नहीं। अगर ये डोमेन पहले से रजिस्टर्ड होती तो ये यहाँ पे कैश दिखाता, इसका मतलब है कि डोमेन ठीक है। पर अगर यहाँ पे कैश नहीं दिखाता, इसका मतलब है कि ये डोमेन पहले पेनलाइज्ड हो चुका है। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे ये ध्यान देते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि leansearch.com। तब हम लोग leansearch.com पे चेक करते हैं कि क्या हम लोग को वहाँ पे मिलता है। leandomainsearch.com। देखिए ये साइट हमारा यहाँ खुल गया। यहाँ पे ये जो डोमेन है लीन डोमेन सर्च, ये ओपन हो गई है और हमें डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हमें कोई डोमेन सर्च करना है और हम लोग यहाँ डिजिटल मार्केटिंग लिख के यहाँ पे हम लोग इंटर की प्रेस करते हैं। अब lean.com क्या है कि वो सर्च करेगा कि डिजिटल मार्केटिंग के आगे पीछे हम लोग कौन सा वर्ड लगा सकते हैं और जो डोमेन अभी फ्री है और हम लोग वो परचेज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग विला, स्पोर्ट डिजिटल मार्केटिंग स्टॉक, टेली डिजिटल मार्केटिंग मैच, डिजिटल मार्केटिंग फाइंड। तो ये इस तरह का वो सजेशन देता है। हो सकता है कि सजेशन में आपको कुछ अच्छा लग जाए और आप यहाँ से वो डोमेन नेम आप खरीद सकते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो हम लोग यूज़ करते हैं एक नया डोमेन फाइंड करने में। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ टू यूज़ GoDaddy टू बाई डोमेन नेम। हम लोग GoDaddy पे डोमेन नेम कैसे खरीदते हैं। हम लोग एग्जाम्पल में भले ही GoDaddy बता रहे हैं, पर ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ये पता चले कि हम लोग ऑनलाइन डोमेन कैसे खरीदते हैं। एक बार जब आपको पता है तो आप GoDaddy से भी खरीद सकते हैं, name.com से भी खरीद सकते हैं और भी बहुत सारी साइट्स हैं जहाँ से भी खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो डोमेन नेम हम लोग को लेना है वो नेम हम लोग यहाँ इंटर करते हैं, यहाँ सर्च क्लिक करते हैं। सर्च क्लिक करने पे वो GoDaddy जो डोमेन अगर वो खाली है तो वो खाली दिखाएगा, अगर बुकड है तो बुक दिखाएगा। तो हमने यहाँ पे सर्च किया पीयूष डिजिटल। अगर डिजिटल पीयूष सर्च करते हैं तो पीयूष डिजिटल सर्च करते हैं तो piyushdigital.in ये डोमेन अभी खाली है जो ₹149 में GoDaddy दे रहा है, जिसका ओरिजिनल प्राइस ₹599 है। तो इस तरह हम लोग डोमेन नेम सर्च करते हैं GoDaddy में। एक बार आपको डोमेन नेम पसंद आ गया, हम लोग यहाँ से फिर ऐड टू कार्ट करते हैं और वो आपके कार्ड में ऐड हो जाता है और हम लोग पेमेंट करके डोमेन नेम खरीद लेते हैं।
नाउ यू हैव ए डोमेन नेम, हम लोग यहाँ से डोमेन नेम खरीदते हैं। अब जो लोग हम लोग के ये कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको अभी डोमेन नेम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, आपको डोमेन नेम फॉर प्रैक्टिस, हम लोग एक सेपरेट हम लोग की वेबसाइट है, उस पर एक सब डोमेन आपको बना के देते हैं, ताकि आपको पूरी तरह से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप ले सकें वेबसाइट डिज़ाइनिंग का, कि आप कैसे वेबसाइट डिज़ाइन होता है, वर्डप्रेस हम लोग कैसे यूज़ करते हैं डिज़ाइनिंग में। तो आप सब कुछ वो कर सकते हैं। हर जो भी हमारे यहाँ से कोर्स करता है उनको एक सब डोमेन फ्री मिलता है, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर तक होती है। 1 ईयर तक आप उस वेबसाइट पे कुछ भी कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है वो है गेट ए होस्टिंग। डोमेन नेम हमने ले लिया, डोमेन नेम हमारे पास है, अब हमें चाहिए होस्टिंग। आप जब होस्टिंग लेंगे तभी हमारी वेबसाइट ओपन हो पाएगी। अभी हमने नाम लिया है, अब हमें जगह चाहिए। ये जगह को बोलते हैं होस्टिंग या वेब सर्वर। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग होस्टिंग कैसे लेते हैं। मॉड्यूल में हम लोगों ने पढ़ा कि डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम के कितने तरह के एक्सटेंशंस होते हैं, और हम लोग एक डोमेन नेम कैसे बुक करते हैं। अब इस मॉड्यूल में जैसे कि हम लोग का डोमेन नेम बुक हो गया, अब हमें होस्टिंग चाहिए जहाँ पे हम अपने वेबसाइट्स के फाइल को रख सकें। तो हम लोग देखते हैं कि होस्टिंग क्या होता है। हम लोग जब होस्टिंग बोलते हैं तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है, जनरली इसे वेब होस्टिंग बोलते हैं। तो वेब होस्टिंग क्या है? वेब होस्टिंग इज ए सर्विस दैट अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स टू होस्ट वेबसाइट or web pages onto the internet. A web host or web hosting service provider is a business that provides the technologies and services needed for the website or web pages to be viewed in the internet. Websites are hosted or stored on a special computers called servers. यहाँ हमने एक नया टर्म पढ़ा, servers। जो ये वेब होस्टिंग है, ये कंपनीज जहाँ पे ये फाइल रखती है उससे हम लोग बोलते हैं सर्वर्स। Most companies require that you own your domain name in order to host with them. If you do not have a domain name, the hosting companies will help you purchase one. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या जाना कि वेब होस्टिंग क्या है? वेब होस्टिंग इज अ सर्विस जो दैट अलाउज ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स टू होस्ट वेबसाइट ऑन द वेब पेज ऑन द इंटरनेट। वेब होस्टिंग एक तरह का सर्विस है जहाँ पे हम लोग एज अ इंडिविजुअल हो या बिजनेसमैन हो, वो अपना वेबसाइट वहाँ पे होस्ट कर सकता है। वेब होस्टिंग जो प्रोवाइडर होते हैं वो क्या करते हैं? वो बिजनेस है जो कि हमें टेक्नोलॉजीज और सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो कि नीडेड है एक वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनीज हैं ये वेब सर्वर्स रखते हैं, वो उस वेब सर्वर्स में डिफरेंट टेक्नोलॉजी, डिफरेंट सॉफ्टवेयर, अगर हम लाइनेक्स पे चल रहे हैं, यूज होस्टिंग लेना चाहते हैं तो वो लाइनेक्स रखा होगा, या विंडोज़, किसी भी पूरा सिस्टम जो सर्वर का मैनेज करता है उसे हम लोग वेब होस्टिंग कंपनी बोलते हैं। हम लोग जब भी होस्टिंग लेते हैं तो जनरली ये कंपनीज क्या एक्सपेक्ट करती है कि हमारे पास एक डोमेन नेम होना चाहिए जिससे वो होस्टिंग को टैग करते हैं। अगर हमारे पास डोमेन नहीं है तो ये होस्टिंग, बहुत सारी ऐसी होस्टिंग है जो आपको साथ में फ्री डोमेन नेम भी देती है ताकि आप वहाँ पे अपना साइट होस्ट कर सकें। अब टाइप्स ऑफ होस्टिंग क्या होता है? बहुत तरह के होस्टिंग होते हैं, जैसे एक वीपीएस होस्टिंग है। वीपीएस होस्टिंग क्या है? ए वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, दैट इज वीपीएस, इज ए वर्चुअल मशीन। ये क्या है? एक वर्चुअल मशीन सोल्ड एज अ सर्विस बाय एन इंटरनेट होस्टिंग सर्विस। आप जब हम लोग वीपीएस होस्टिंग लेते हैं तो वीपीएस होस्टिंग में क्या होता है कि जो कंपनी से हम लोग वीपीएस सर्वर लेते हैं, वीपीएस होस्टिंग या वीपीएस सर्वर, वो हमें एक सिस्टम, एक कंप्यूटर जो है वो हमें दे देती है और उसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें वो डाल के ऑन कर देती है। उसके बाद उस सर्वर को कैसे मैनेज करना है, उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर डालना है, किसे सुपर यूजर का पावर देना है, कौन कौन सा सिक्योरिटी इंस्टॉल करना है, ये सारा जिम्मा आपका होता है। तो वीपीएस होस्टिंग एक बहुत टेक्निकल पार्ट है जहाँ पे एक पर्टिकुलर एक
अलग सेगमेंट है जहां पे हम लोग वेब होस्टिंग मैनेज करते हैं वीपीएस के थ्रू। एक आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में क्लाउड होस्टिंग आ रहा है। क्लाउड होस्टिंग क्या है? क्लाउड वेब होस्टिंग इज द होस्टिंग दैट यूजेज द रिसोर्सेज ऑफ सेवरल क्लस्टर्स। बेसिकली दिस मीन्स दैट द वेबसाइट यूजेज the virtual resource of several servers to accommodate all aspects of hosting your site. The load is balanced, security is taken care, and hardware resources are available virtually so they can be used when needed. This cluster of servers is the cloud. तो cloud hosting क्या है? cloud hosting होता है कि जनरली हम लोग जब सर्वर का कॉन्सेप्ट समझते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि एक कंप्यूटर है जिसे हम लोग सर्वर बोलते हैं और यहाँ पे सारे फाइल्स सेव हैं, और हम लोग अगर अपने लैपटॉप पे कोई साइट खोलते हैं तो इस साइट ये सर्वर से डेटा हमारे पास, ये सर्वर से हमारे पास डेटा आता है। पर इसमें क्या है कि सपोज बहुत ज़्यादा लोड ये सर्वर पे अगर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा लोड अगर बढ़ जाता है तो क्या होता है? उस केस में ये सर्वर स्लो परफॉर्म करने लगता है। जब ये सर्वर स्लो परफॉर्म करता है तो ऑब्वियस है साइट भी बहुत स्लो खुलेगी। इस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट आया? क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है कि ऐसे ऐसे सर्वर्स बहुत जगह प्रेजेंट होते हैं, और जब हम लोग कोई फाइल या अपना वेबसाइट खोलते हैं और ये सर्वर पे लोड ज्यादा होता है तो क्या होता है? ये जो सेकंड सर्वर है वो हमें रिक्वेस्ट पूरा करने लगता है। अगर इस पे लोड ज़्यादा है तो ये करने लगता है। तो ये जो अलग अलग सर्वर्स प्रेजेंट है इसे हम लोग बोलते हैं क्लाउड्स। वो अलग अलग कहीं कहीं जगह पे प्रेजेंट है, और हमारे जब हम कोई भी साइट खोलते हैं उससे नियरेस्ट जो भी क्लाउड होता है, जो भी नियरेस्ट सर्वर है, वहाँ से डेटा हमारे पास आता है। तो ये क्लाउड से, तो बैकएंड पे ये जो भी प्रोसेस है वो हमें मैनेज नहीं करना होता है, हमें सिर्फ एक क्लाउड होस्टिंग लेनी होती है। वहाँ हम लोग एक ही जगह फाइल अपलोड करते हैं, और ये होस्टिंग कंपनी का काम है कि वो कैसे लोड बैलेंस करे, कैसे सिक्योरिटी पे ध्यान दे, क्या क्या हार्डवेयर रिसोर्स वो यूज करे, वो उनका काम है। तो ये होता है क्लाउड होस्टिंग। अब हम लोग टाइप्स ऑफ होस्टिंग में देखते हैं। एक शेयर्ड होस्टिंग होता है और एक रीसेलर होस्टिंग होता है। शेयर्ड होस्टिंग क्या है? शेयर्ड होस्टिंग इज द वेब होस्टिंग इन विच द सर्विस प्रोवाइडर सर्व्स पेजेस फॉर मल्टीपल वेबसाइट्स, each having its own internet domain name for a single web server. Although shared hosting is less expensive way for business to create web presence, it is usually not sufficient for website with high traffic. Shared hosting क्या हुआ? Shared hosting is a web hosting in which service provider serves pages for multiple websites, each having its own internet domain name. Shared hosting में क्या होता है कि होस्टिंग एक ही होता है, सर्वर एक ही है, पर उस सर्वर पे बहुत सारे वेबसाइट्स होस्टेड होते हैं। तो जब एक ही सर्वर पे बहुत सारे वेबसाइट होस्टेड हैं तो क्या होता है कि जो प्राइस है वो कम होता है, और ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी साइट नहीं है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। अगर आपकी साइट पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है तो शेयर्ड होस्टिंग जो है उसका परफॉर्मेंस घटने लगता है। अगर हम लोग शेयर्ड होस्टिंग को समझते हैं तो शेयर्ड होस्टिंग एक तरह का पीजी है कि एक रूम है जो, जिसका मतलब वो एक सर्वर, और उसमें बहुत सारे बेड लगे हुए हैं। सपोज 3 बेड लगे हुए, 4 बेड लगे हुए, 5 बेड लगे हुए, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द रूम। इसे हम लोग बोलते हैं क्या? शेयर्ड होस्टिंग। जिस तरह हम लोग रूम शेयर करते हैं वैसे ही एक कॉमन सर्वर होता है और उसमें बहुत सारे वेबसाइट्स जो हैं वो सेम सर्वर को शेयर करते हैं। इसे वेब होस्टिंग करते हैं, इसे शेयर्ड होस्टिंग कहते हैं। और उसके बाद आता है रीसेलर होस्टिंग। रीसेलर होस्टिंग में क्या होता है कि जब हम लोग रीसेलर होस्टिंग इज व्हेन यू यूटिलाइज द रिसोर्स ऑफ वेब होस्टिंग कंपनी एंड सेल इट एज योर ओन। इन रीसेलर होस्टिंग यू गेट a shared environment as you create multiple shared accounts under one master account. शेयर्ड होस्टिंग और रीसेलर होस्टिंग में डिफरेंस ये होता है कि रीसेलर होस्टिंग इज ऑल्सो शेयर्ड होस्टिंग, बट आप शेयर्ड होस्टिंग में आप किसी को सेल नहीं कर सकते हैं। हर वेबसाइट का जो भी कंट्रोल पैनल होता है वो कॉमन कंट्रोल पैनल होता है। पर रीसेलर होस्टिंग में क्या होता है, जब हम लोग एक होस्टिंग लेते हैं और वो रीसेलर होस्टिंग है, तब हर वेबसाइट के लिए एक अलग कंट्रोल पैनल बनता है। तो अगर सपोज आप एक वेबसाइट एजेंसी चला रहे हो
सर्विस दे रहे हैं आप, और आपके जितने भी क्लाइंट हैं उनको उनका वेबसाइट ऐड करते हैं और उनको आपको होस्टिंग भी देना होता है। तो आप अलग अलग होस्टिंग न खरीद कर आप एक रीसेलर होस्टिंग खरीदते हैं और हर क्लाइंट के लिए एक अलग उसमें कंट्रोल पैनल ऐड कर अपने उसकी वेबसाइट ऐड करते हैं। तो हर क्लाइंट के लिए एक अलग कंट्रोल पैनल क्रिएट हो जाता है। अगर वो क्लाइंट उसमें लॉगिन करता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ उसकी साइट ही दिखेगी, अदर साइट नहीं दिखेगी। तो ये रीसेलर होस्टिंग उन लोग के लिए है जो अपना इंटरनेट बिजनेस रन कर रहे हैं और अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को होस्टिंग सेल करते हैं। रीसेलर होस्टिंग में हम लोग क्या, रीसेलर होस्टिंग इज व्हेन यू यूटिलाइज द रिसोर्स ऑफ वेब होस्टिंग कंपनीज एंड सेल इट टू एज योर ओन। वो हम अपना बना के दूसरों को बेचते हैं। अब आया हाउ टू बाय होस्टिंग। यहां तक हम लोगों ने समझ लिया कि होस्टिंग होता क्या है, सर्वर्स कितने तरह के हैं, वीपीएस होस्टिंग है, क्लाउड होस्टिंग है, फिर शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है, रीसेलर होस्टिंग क्या होता है। जब हम लोग एक नई वेबसाइट बनाते हैं तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक ऐसा सर्वर हो जो डिसेंट हो। तो उस केस में हम लोग वीपीएस होस्टिंग नहीं लेते हैं, हम लोग क्लाउड होस्टिंग भी नहीं लेते हैं, हम लोग क्या लेते हैं, एक शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं। एक होस्टिंग जिसमें हम लोग मल्टीपल साइट्स होस्ट कर सकें, राइट। अगर आप सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं और आपके पास एक दो क्लाइंट हैं, तब मैं रिकमेंड करूंगा कि गो फॉर रीसेलर होस्टिंग। अदरवाइज शेयर होस्टिंग अच्छा है एक नया साइट के लिए। अगर बाद में ट्रैफिक बढ़ जाती है तब हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर्ड होस्टिंग से हम लोग दूसरे डेडिकेटेड होस्टिंग पे भी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। डेडिकेटेड होस्टिंग और शेयर्ड होस्टिंग में क्या डिफरेंस है, शेयर्ड होस्टिंग में जैसे हमें पता है कि एक ही सर्वर पे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, डेडिकेटेड में सिर्फ और सिर्फ आपका वेबसाइट होगा एक सर्वर पे। तो इससे परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, और जितना परफॉर्मेंस अच्छा उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव। तो स्टार्टिंग के लिए शेयर्ड होस्टिंग हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है वो इजिली फुलफिल करता है। हाउ टू बाय होस्टिंग। अब है वी हैव यूज्ड मोर देन 30 कंपनीज ऑफ वेब होस्टिंग सर्विसेज, आउट ऑफ देम ग्रीन गिग्स आउटस्टैंड्स। हम लोग रिकमेंड ग्रीन गिग्स करते हैं क्योंकि बहुत सारे वेबसाइट होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, सब किसी न किसी में कुछ ना कुछ कैच होता है। वो बोलते हैं अनलिमिटेड है पर कुछ ना कुछ कैच होता है, बट ग्रीन गिग्स में अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया और हम लोग ये होस्टिंग बहुत दिन से यूज़ कर रहे हैं। और मैं ये जो प्रोसेस आपको ग्रीन गिग्स में बता रहा हूँ, ये आप कहीं से भी होस्टिंग लो, चाहे आप GoDaddy लो या और भी कहीं से भी लो, होस्ट मॉन्स्टर लो, होस्ट गेटर लो, कहीं से भी लो, प्रोसेस इज द सेम। साइट को होस्ट करने का जो तरीका है वो एकदम सेम है। तो हाउ टू बाय ये होस्टिंग, तो हम लोग जब ग्रीन गिग्स के साइट पे जाते हैं तो उसमें 3 ऑप्शन आता है, लाइट, प्रो और प्रीमियम। लाइट में क्या है, सब कुछ सेम होता है लाइट और प्रो में, बस लाइट में डिफरेंस है कि ये सिर्फ एक साइट होस्ट करने देता है, और प्रो में क्या है, अनलिमिटेड वेबसाइट। अगर आप सिर्फ एक वेबसाइट होस्ट करें तब तक लिए तो ठीक है, पर सपोज आप एक वेबसाइट लेते हैं, वेबसाइट का पड़ता है $5 एक वेबसाइट का पड़ा, और $3 आपका मंथ है, तो यानी $36 आपका पड़ा ये होस्टिंग का। ये हुआ फॉर वन साइट, तो टोटल कितना हो गया, $41। सपोज आप फिर थोड़े दिन बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे एक और साइट बनानी है, तब क्या होगा, फिर सेम कॉस्ट लगेगा, फिर एक और डोमेन लेना है तो फिर सेम कॉस्ट लगेगा। तो ये जब हम लोग सिंगल साइट लेते हैं तो ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। और अगर हम लोग प्रो वर्जन लेते हैं तो क्या होता है कि पहली साइट हम लोग $5 में साइट हुआ, और होस्टिंग का अगर 6 है तो 12 96, तो यानी आपको $101 पड़ा। नेक्स्ट जब साइट लेते हैं आप सेकेंड साइट, तो आपको कितना पड़ता है, सिर्फ $5, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स है। फिर आप थर्ड वेबसाइट लेते हैं तो भी वही पड़ा, यानी कि जब आप 2 साइट से जैसे ऊपर बढ़ते हैं आपका जो कॉस्टिंग है वो डिक्रीज होते जाता है। यानी कि आप अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये डर नहीं रहेगा कि आपको हर वेबसाइट के लिए मुझे इतना रुपया देना है। तो दैट्स वाई वी सजेस्ट कि हम लोग प्रो वर्जन लें, क्योंकि जो भी आप पास स्टूडेंट रहे हमारे, स्टार्टिंग में सब सोचते हैं कि मैं एक ही साइट बनाऊंगा, पर जैसे ही वो साइट बनाते हैं और थोड़े दिन बाद उन्हें लगता है कि नहीं मुझे एक और साइट चाहिए, मैं ये भी ट्राई करना चाहता हूँ, मैं वो भी ट्राई करना चाहता हूँ, तो उस कंडीशन में ये जो होस्टिंग प्लान है वो बेस्ट है। हाउ टू बाई ये होस्टिंग में, सेलेक्ट ए लाइट पैकेज। अगर आप लाइट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो आपका
क्या वन वेबसाइट मिलेगा, वन क्लिक ऐप इंस्टॉल, अनलिमिटेड स्पेस, अनलिमिटेड डेटा ट्रांसफर, फ्री डोमेन फॉर फर्स्ट ईयर, फ्री SSL, स्टैंड अलोन परफॉर्मेंस, ये सारे फैसिलिटी है। करना क्या है, वेब होस्टिंग ऑर्डर फॉर्म में आई नीड है, अगर आपके पास डोमेन नहीं है तो आपको क्या करना होगा, आई नीड ए डोमेन है, आपको नया डोमेन नेम यहाँ पे डालना होगा, और वो अगर अवेलेबल है अवेलेबिलिटी चेक करें, अगर वो अवेलेबल है तो आप उस डोमेन से होस्टिंग बुक कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से डोमेन है तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने बाई किया था पीयूष डिजिटल, अगर ये डोमेन आपने ऑलरेडी खरीदा है तो आपको क्या करना है, आई वांट टू साइन अप विद एग्जिस्टिंग डोमेन, आपको एग्जिस्टिंग डोमेन डालना है यहाँ पे, और नेक्स्ट करना है। यहाँ पे पेमेंट डिटेल्स है, डिटेल आपको वेबसाइट का डालना है, यहाँ पेमेंट डिटेल्स से डालना है, इंटर ऑल द इंफॉर्मेशन, इंटर अकाउंट इंफॉर्मेशन, सेलेक्ट पैकेज, इंटर पेमेंट डिटेल, देन क्लिक एंड क्रिएट अकाउंट एंड गेट स्टार्टेड। आपका यहाँ पे होस्टिंग परचेज हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ, डोमेन नेम हमने खरीद लिया, डोमेन नेम है हमारे पास और होस्टिंग है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों को कनेक्ट करना है एक दूसरे से। ये दोनों जब कनेक्ट होगा तभी जो भी फाइल हम लोग यहाँ इस होस्टिंग पे डालेंगे और ये डोमेन नेम हम अपने ब्राउजर पे ओपन करेंगे तो मेरी साइट ओपन होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हम लोग डोमेन नेम को होस्टिंग के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। अगर आप डोमेन नेम और होस्टिंग एक ही कंपनी से लेते हैं तो वो जनरली वो काम वो खुद कर देते हैं, पर हमें यहाँ पे समझना है कि एक्चुअली ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। इसीलिए हमने डोमेन नेम किसी और कंपनी से लिया, name.com से लिया या GoDaddy से लिया, और होस्टिंग हमने लिया ग्रीनग्रिक से। और अब हम लोग ये दोनों को हम लोग कनेक्ट करना है, ऐड करना है, ताकि जो वेबसाइट हम लोग ब्राउजर में डालें वो और जो फाइल हम लोग ग्रीनग्रिक्स में अपलोड करें वो साइट खुल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे ये हम लोग कैसे करते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हमारे फेसबुक ग्रुप में भी आप कोई भी क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू। हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग होस्टिंग कैसे लेते हैं। अभी हम लोग के पास डोमेन नेम है और होस्टिंग है, अब हमें उनको कनेक्ट करना है। उनको कनेक्ट करने से पहले हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली ये प्रोसेस काम कैसे करता है। हम लोग जैसे ही एक होस्टिंग खरीदते हैं, होस्टिंग खरीदने के बाद हमारे पास होस्टिंग कंपनी से एक मेल आता है। मेल कुछ इस तरह होता है, जैसे ये ग्रीनग्रिक से मेल आया है कि हमने होस्टिंग पैकेज कौन सा लिया, किस डोमेन के लिए ये होस्टिंग है, हमने पेमेंट कितना किया, FTP डिटेल्स, अगर हमें जो फाइल ट्रांसफ़र करना है उसका यूज़र नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, ये सारा डिटेल है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट डिटेल क्या है, नेम सर्वर इंफॉर्मेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये NS1 NS2, इसे हम लोग NS1 और NS2 भी बोलते हैं। तो हम लोग एक्चुअली जानते हैं कि ये नेम सर्वर होता क्या है। तो नेम सर्वर क्या है, नेम सर्वर is a server on the internet specialized for handling queries regarding the location of the domain names various services। नेम सर्वर क्या है, नेम सर्वर इज ए सर्वर ऑन द इंटरनेट, जिसका वो स्पेशलाइज्ड क्या है, रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ द डोमेन नेम। इन इजी वर्ड्स, नेम सर्वर्स डिफाइन योर डोमेन्स करंट DNS प्रोवाइडर। In other words, domain server defines your domain's current DNS provider। जो नेम सर्वर है वो हम लोग का अभी जो करंट डोमेन है उसका जो सर्वर है, जिस सर्वर पे हम लोग का फाइल होस्टेड है वो उसका एड्रेस है, तो इसे हम लोग नेम सर्वर कहते हैं। ऑल डोमेन्स यूजुअली हैव एटलीस्ट 2 DNS सर्वर, इसे हम लोग बोलते हैं नेम सर्वर NS1 और NS2, which can be checked via Hughes lookup tool। Now we have a domain name and hosting। हम लोग ने यहाँ पे एक नया क्या सीखा, Hughes lookup tool। Hughes lookup tool क्या है, who is, अगर हम लोग बोलते हैं who is this, यानी ये वेबसाइट किसकी है, whose website is this, तो whose पे हम लोग जब ब्राउजर पे who is लगा के अगर हम लोग चेक करते हैं डोमेन नेम, तो उस डोमेन का जो भी रजिस्टर्ड इन्फॉर्मेशन है वो हमें दिखता है, अगर उन्होंने प्राइवेसी प्रोटेक्ट नहीं किया है तो। अब हमारे पास क्या है, डोमेन नेम और होस्टिंग दोनों है। वी हैव परचेज बोथ ऑफ देम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। नाउ वी हैव टू कनेक्ट द डोमेन नेम टू होस्टिंग। फॉर दिस वी हैव टू अपडेट द नेम सर्वर। इसके लिए हम लोगों को नेम सर्वर अपडेट करना होगा।
तो नेम सर्वर अपडेट करने के लिए क्या होगा, हम लोग ने GoDaddy पे डोमेन लिया था, तो हम लोग क्या करेंगे, GoDaddy अकाउंट में लॉगिन करेंगे, जहाँ से हमने जो हमें डिटेल मिला था जब हमने डोमेन रजिस्टर किया था, GoDaddy पे हमने क्या किया था, डोमेन रजिस्टर किया था। यहाँ पे हम लोग लॉगिन करेंगे, वहाँ पे मैनेज डोमेन सेक्शन में जाएंगे, क्लिक ऑन द डोमेन सेटिंग्स, वहाँ डोमेन सेटिंग्स में क्लिक करके और क्लिक ऑन द डोमेन सेटिंग ऑफ द डोमेन। अगर आपका सिंगल डोमेन है तो एक ही डोमेन दिखेगा, या मल्टीपल डोमेन दिख रहा होगा, मल्टीपल डोमेन आपने खरीदा है तो वहाँ पे जिस पर्टिकुलर डोमेन को हम लोग का होस्टिंग से कनेक्ट करना है उसके सेटिंग्स को हम लोग क्लिक करेंगे। चेंज द नेम सर्वर एज प्रोवाइडेड बाय द होस्टिंग कंपनीज, और जो भी नेम सर्वर होस्टिंग कंपनी ने हमें भेजा है वो हम लोग ऐड करेंगे। दे आर जनरली सेंट इन द ईमेल विद द नेम सर्वर डिटेल्स, ये हमें ईमेल में मिला, जैसा कि हमने लास्ट में देखा, जैसा कि हमने अभी मेल में देखा था। तो ये हम एडिट करने के लिए क्या होता है, नेम सर्वर है यहाँ पे, यहाँ NS1 और NS2, यहाँ पे जो हमें डिटेल मेल में मिलता है वो हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं और उसके बाद ओके प्रेस करते हैं। You need to enter the DNS detail which you have received from the hosting company. You must enter DNS1 and DNS2 in the name server field. ये करने के बाद हमारी जो साइट है वो रेडी हो जाती है ओपन के लिए। पर यहाँ पे कैच ये है कि जैसे हम लोग नेम सर्वर अपडेट करते हैं तो इट टेक्स अराउंड 24 to 48 आवर्स अपडेट होने में, सारे नेम सर्वर अपडेट होने में, ताकि आपकी साइट प्रॉपरली ओपन हो। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोमेन प्रोपगेशन। डोमेन प्रोपगेशन एक्चुअली ये है क्या, हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली जब हम लोग अपने ब्राउज़र पे कोई भी वेबसाइट जब ओपन करते हैं तो वेबसाइट ओपन कैसे होता है। सपोज हमने अपना लैपटॉप पे अपने ब्राउज़र पे एक वेबसाइट खोला xyz.com। जब ये xyz.com साइट हम लोग अपने ब्राउज़र पे ओपन करते हैं, ओपन करने के लिए जब इंटर प्रेस करते हैं हम लोग, तब क्या होता है, ये हमारा जो ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये वहाँ पे ये URL जाता है कि ये xyz.com लिस्टेड है कि नहीं। अगर लिस्टेड है तो इसके साथ कौन सा IP अटैच्ड है, ये इंफॉर्मेशन वहाँ से जब मिलता है तो ये जो IP एड्रेस है वो किसी सर्वर का होता है, वो सर्वर ओपन होता है, सर्वर पे रिक्वेस्ट जाता है और सर्वर से फाइल यहाँ पे आता है। तो ये जो ISP है, ये राउटर्स है, हम लोग जब नया डोमेन खरीदते हैं, सपोज ये XYZ एक नया डोमेन है, तो ये ISP ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत जगह है, तो सारे जितने भी राउटर्स है सब में ये अपडेट करना पड़ता है कि xyz.com का किस IP एड्रेस है, ये नेम सर्वर क्या है, उसका नेम सर्वर क्या डिटेल है, वो अपडेट होना चाहिए। तो ये अपडेट होने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग बोलते हैं डोमेन प्रोपगेशन। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जब एक नई वेबसाइट हम लोग बनाते हैं और DNS अटैच NS1 NS2 जब हम लोग अपडेट करते हैं तो उसके बाद इट टेक्स अराउंड 24 to 48 आवर्स कोई भी साइट खुलने में। क्लियर है। GoDaddy पे कैसे हम लोगों ने DNS अपडेट किया था, तो GoDaddy हम लोग साइट ओपन करते हैं। जब आप GoDaddy ओपन करेंगे तो वहाँ पे साइन इन का ऑप्शन होगा, हम लोग साइन इन करते हैं। यहाँ हम लोगों ने यूज़र नेम पासवर्ड डाला और साइन इन पे क्लिक किया। ये यूज़र नेम पासवर्ड जब हमने डोमेन नेम लिया था तो वहाँ से हमें जो रजिस्टर किए होंगे वही इंफॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे एक डोमेन नेम है, हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, DNS में क्लिक करते हैं और मेल में हमारे पास NS1 NS2 है, नेम सर्वर 1 नेम सर्वर 2। ये जो नेम सर्वर 1 है, नेम सर्वर 1 और नेम सर्वर 2, ये हम लोग यहाँ पे एडिट करेंगे।
यहाँ चेंज ऑप्शन है, चेंज में जाएंगे और जो NS1 NS2 जो है वहाँ पे हम लोग ये देखिए NS1 और NS2 यहाँ पे हम लोग अपडेट कर देंगे, ऐड नेम सर्वर, और हम लोग सेव कर देंगे। तो अब हमारी साइट जो है वो डोमेन नेम और होस्टिंग ये दोनों अपने में यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। अब हम क्या देखते हैं, जनरली आजकल क्या है, पहले HTTP चलता था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अब HTTPS चलता है। पहले के टाइम में हम लोग HTTPS वहीं यूज़ करते थे जहाँ पे ट्रांजैक्शनल कुछ काम हो रहा हो। का डोमेन नेम और होस्टिंग कनेक्ट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग अपना जो डोमेन है अभी वो क्या HTTP है, तो HTTP को HTTPS में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP और उसको सिक्योर कैसे करेंगे, ये हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके पास तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं या हमारे फेसबुक ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू इंस्टॉल ए वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे होता है। लास्ट मॉड्यूल में हम लोगों ने पढ़ा था कि डोमेन नेम हमने पहले ले लिया है, डोमेन नेम हमने ले लिया था, होस्टिंग हमने ले लिया और दोनों को कनेक्ट भी कर दिया क्लाउडफ्लेयर के थ्रू। बहुत बार ऐसा होता है, ये करने के बाद भी हमारी वेबसाइट नहीं खुलती है। हम लोग जब अपना डोमेन नेम ब्राउज़र में डालते हैं उसके बाद भी वेबसाइट नहीं खुलती है। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं अरे हमने क्या गलत कर दिया। एक्चुअली ये वेबसाइट नहीं खुलने का कारण है डोमेन प्रोपगेशन। हम लोग जब ये काम करते हैं उसके 24 से 48 घंटे में हमारी साइट खुलती है, और ये जो साइट नहीं खुलने का कारण क्या हम लोग बोलते हैं कि अभी तक डोमेन प्रोपगेट नहीं हुआ है, इसलिए डोमेन नहीं खुलती है। तो अगर हम लोग समझते हैं डोमेन प्रोपगेशन है क्या, डोमेन प्रोपगेशन ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज DNS प्रोपगेशन is the process of updating every server across the web with the new information. That's a lot of servers that require updating, and as such there is a lag between when the change is made and when all the servers have registered it. So it takes around 24 to 48 hours. When domain propagate completely, then when you enter your domain name in browser, then default hosting page will open. If this happens, means everything is fine. So you are ready for the next step for installing a WordPress. जब हमारा डोमेन फुली प्रोपगेट हो जाएगा तभी हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं होता है हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन स्टार्ट करते हैं तो बीच में कुछ ना कुछ एरर आ जाती है। तो हम लोग डोमेन प्रोपगेशन मतलब समझे क्या होता है। डोमेन प्रोपगेशन एक्चुअली वो टाइम है जिस टाइम में हमारा जो डोमेन का DNS इंफॉर्मेशन है वो जितने भी सर्वर्स है अक्रॉस द वेब सब जगह अपडेट हो जाता है। तो इस अपडेशन में टाइम लगता है जो अराउंड 24 से 48 आवर्स है, इसीलिए हमारी साइट कभी कभी नहीं खुलती है। तो हम लोग जब भी ये डोमेन नेम और होस्टिंग को कनेक्ट करते हैं तो हम लोग 24 टू 48 आवर्स वो साइट को छोड़ देते हैं ताकि वो साइट प्रॉपर्ली हर सर्वर पर अपडेट हो जाए और अच्छे से खुले। एक बार जब ये हो जाता है तब हम लोग उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग जब होस्टिंग खरीदे होंगे उस समय हमारे पास होस्टिंग कंपनी ने ईमेल भेजा होगा, जिस ईमेल से हम लोग DNS रिकॉर्ड निकाले थे, उसी में कंट्रोल पैनल का लॉगिन डिटेल होगा। कंट्रोल पैनल है ये आपके होस्टिंग का कंट्रोल पैनल, जहां से आप अपने वेबसाइट को हैंडल करेंगे, उसका डिटेल होगा। कंट्रोल पैनल का URL होगा कि किस URL से आप कंट्रोल पैनल एक्सेस कर सकते हैं, उसका यूज़र नेम क्या है और उसका पासवर्ड क्या है। तो हम लोग कंट्रोल पैनल का जो URL वो ब्राउज़र में डालते हैं, वहाँ यूज़र नेम डालते हैं और पासवर्ड डालते हैं, तो हमारा कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा। अगर हम लोग अब जैसे कि हम लोगों ने अपना होस्टिंग लिया था ग्रीन ग्रीक्स से, तो ग्रीन ग्रीक्स का जब हम लोग अपना कंट्रोल पैनल में लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरह का कंट्रोल पैनल दिखता है। तो इस कंट्रोल पैनल में हम लोग कहाँ पे जाएंगे, इस कंट्रोल पैनल में हम लोग सॉफ्टवेयर पार्ट में जाएंगे। सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन है सॉफ्टएक्यूलस ऐप इंस्टॉलर। इस सॉफ्टएक्यूलस ऐप इंस्टॉलर पे हम लोग क्लिक करते हैं। ये जो ऐप इंस्टॉलर है इसमें बहुत सारा ऐप पहले से है इम्बेड, हम लोग को जो भी इंस्टॉल करना है ऐप वो हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर जैसे हम लोग को वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो हम लोग वर्डप्रेस पे जाके क्लिक करते हैं इंस्टॉल।
तो ये एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है जहाँ से ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। चूज़ द वर्जन यू वांट टू इंस्टॉल, तो जो लेटेस्ट वर्जन होगा वही हमेशा ऊपर दिखेगा, वो करना है। अब हम लोग को URL चूज़ करना है, HTTPA कि HTTPS, और यहाँ पे हमें अपना डोमेन नेम डालना है, और ये किस डायरेक्टरी में हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है वो रखना है। अगर हमें रूट पे, यानी कि हम लोग अगर डोमेन खोल रहे हैं जैसे mostudio.com पे हमारा वर्डप्रेस साइट खोले, तो हम लोग ये यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, इसका मतलब है कि ये रूट पे इंस्टॉल हो रहा है। और उसके बाद ये आपका ब्लॉग का नाम क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये सब आप बाद में भी एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ यूज़र नेम एडिट कर सकते हैं, यहाँ पासवर्ड डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे जिस एडमिन जो पासवर्ड है, जिस पासवर्ड पे सारा मेल वगैरह आएगा वो आप ये यहाँ डाल सकते हैं, किस लैंग्वेज में आपकी वेबसाइट है, और ये सब आप और भी जो ऑप्शंस है बाय डिफ़ॉल्ट आप छोड़ सकते हैं। यहाँ से थीम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम लोग यहाँ से इंस्टॉल करेंगे, जैसे ही इंस्टॉल करेंगे वर्डप्रेस हमारा उस साइट पे इंस्टॉल हो जाएगा, और हमारा जो भी लॉगिन डिटेल है उससे हम लोग उससे एक्सेस कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग स्लाइड पे चलते हैं। स्लाइड पे क्या है, सेलेक्ट द सॉफ्टक्यूलस ऐप इंस्टॉलर। तो ये सॉफ्टक्यूलस ऐप इंस्टॉलर है वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नाउ सेलेक्ट द वर्डप्रेस टू इंस्टॉल, हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो वर्डप्रेस को हम लोग यहाँ वर्डप्रेस को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नाउ सेलेक्ट योर डोमेन नेम, जो डोमेन नेम हमें जिस डोमेन नेम पे इंस्टॉल करना है वो सिलेक्ट करना है। जिस डोमेन नेम से हम लोग होस्टिंग लेते हैं वो वहाँ पे कॉम्बो बॉक्स में दिखता है। तो ये डोमेन नेम, अगर आपके होस्टिंग में एक ही डोमेन है तो एक ही दिखेगा, अगर आपने मल्टीपल डोमेन ऐड कर रखा है तो वो सारे लिस्ट वहाँ पे करेंगे, उसमें जिसमें भी आपको इंस्टॉल करना है वर्डप्रेस वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑन विच यू वांट टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। सेलेक्ट द फोल्डर यू वांट टू इंस्टॉल, किस फोल्डर में आपको इंस्टॉल करना है। वहाँ पे हमने देखा था कि WP लिखा है, तो हम लोग WP को हटा के रूट ब्लैंक छोड़ते हैं। ब्लैंक छोड़ने का मतलब है कि सपोज अगर मेरा डोमेन नेम है mostudio.com, अगर मैं चाहता हूं कि जब ये डोमेन ओपन हो तो मेरा वर्डप्रेस साइट खुले, तब हम लोग इसको ब्लैंक करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं देंगे, तब ये डोमेन पे खुलेगा। सपोज हमें ऐसा होता है कि अगर हमारी वेबसाइट है sensols.com/blog और हम लोग चाहते हैं कि इस ब्लॉग पे मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, ब्लॉग फोल्डर। ब्लॉग फोल्डर में मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है। तो ये क्लियर है कि हम लोग यहाँ से कहाँ पे हमें इंस्टॉल करना है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एडमिन नेम देते हैं, ये पासवर्ड देते हैं, हमें पासवर्ड एडमिन नेम याद रखना होगा। ये क्लिक टू इंस्टॉल द वर्डप्रेस एंड इट विल बी, अगर हम लोग जैसे वर्डप्रेस क्लिक करेंगे इट विल बी इंस्टॉल्ड, हमारा वर्डप्रेस वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल ईजी है, बहुत ही ईजी है। अगर हम लोग चाहें तो मैनुअल वे में इंस्टॉल कर सकते हैं, पर मैनुअल वे में इंस्टॉल करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सेम वही प्रोसेस है। हमारा कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि हमें मार्केटिंग करना है, ना कि हमें वर्डप्रेस एक्सपर्ट बनना है। तो अगर मैनुअल सीखना है तो हम लोग वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हम लोग आपको बता सकते हैं मैनुअली कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे हमारा वर्डप्रेस साइट जो है वो इंस्टॉल हो गया है। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली वर्डप्रेस क्या है, आखिर हम लोगों ने वर्डप्रेस ही क्यों चुना अपने वेबसाइट के लिए। तो देखिए वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस इज एन ऑनलाइन ओपन सोर्स वेबसाइट क्रिएशन टूल written in PHP, but in non-Greek it's probably the easiest and the most powerful blogging and website content management system और CMS in the existence today। अभी के टाइम में अगर सबसे अच्छा कोई CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो वो वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस SEO फ्रेंडली है। SEO फ्रेंडली मतलब यहाँ पे साइट्स डिज़ाइन जो होती है वो सर्च इंजन में अच्छा रैंक करती है। वर्डप्रेस फास्ट है, बहुत तेज़ी खुलती है। ये एक यूज़र फ्रेंडली है, कोई भी इसे अगर थोड़ा भी टाइम दे तो आराम से इस पे वेबसाइट डिज़ाइन करना सीख जाता है, वेबसाइट मैनेज वो आराम से कर सकता है। इसीलिए पहले के टाइम में अगर हम लोग देखें तो जनरली बोला जाता था कि डिज़ाइनिंग मतलब है कि आपको लंबा प्रोसेस है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखना है और आपको कोडिंग आना चाहिए, HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए, बहुत चीज़, जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। पर अभी एट द करेंट टाइम अगर आप वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं आना चाहिए। सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप से आप एक अच्छी वेबसाइट आप तैयार कर सकते हैं और वो भी बहुत ही कम टाइम में। हमने वर्डप्रेस क्यों यूज़ किया, एक तो वर्डप्रेस फ्री है, एज इन फ्रीडम। वर्डप्रेस बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लगता है। वर्डप्रेस इजी टू कस्टमाइज है, बहुत आराम से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसमें थीम्स एंड फंक्शंस प्लगइन्स है जिसको यूज़ करके थीम से हम लोग साइट की डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं जैसा मन चाहे।
और प्लगइन से हम लोग साइट की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करते हैं। साइट में अगर कुछ भी फंक्शन नया ऐड करना है तो वो हम लोग प्लगइन यूज करके करते हैं। वर्डप्रेस एसईओ फ्रेंडली है। एसईओ मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज, मतलब सर्च इंजन पे अच्छा रैंक करती है ये साइट। एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट है। हम लोग वर्डप्रेस को आराम से मैनेज कर सकते हैं। इसको मैनेज एक 6th क्लास का बच्चा भी अगर इसको 2 घंटे सिखा दिया जाए तो ये वर्डप्रेस आराम से मैनेज कर सकता है। वर्डप्रेस सेफ एंड सिक्योर है। वर्डप्रेस क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो ये बहुत सारे लोग जो कंटिन्यूस इस पे काम करते रहते हैं, तो ये बहुत हद तक ये सेफ वेबसाइट है और सिक्योर्ड है। क्योंकि बहुत लोग काम करें, कुछ भी नया बग आता है, कुछ भी आता है इसमें, तो ये तुरंत अपडेट होता है। इसीलिए ये वर्डप्रेस जो सेफ एंड सिक्योर। वर्डप्रेस कैन हैंडल डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया। इसमें हर तरह का मीडिया आप हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियोज अपलोड करना है तो वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, पॉडकास्ट के लिए आप ऑडियो फाइल अपलोड कर सकते हैं और टेक्स्ट आराम से ऐड कर सकते हैं। एक ही पेज में वीडियो, टेक्स्ट और सब कुछ ऐड, इमेजेस, ग्राफिक्स, सब कुछ हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे मीडिया टाइप्स को भी बहुत इजीली सपोर्ट करता है। तो इस तरह हम लोगों ने इस मॉड्यूल में सीखा कि हम लोग एक वर्डप्रेस साइट कैसे इंस्टॉल करते हैं और क्यों हम लोग वर्डप्रेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल में हम लोग सीखेंगे कि हम लोग अपने डोमेन पे अपना ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फेसबुक ग्रुप में पूछ सकते हैं। अगर आपको वर्डप्रेस साइट मैन्युअली इंस्टॉल करना है तो उसके लिए भी आप हमें फेसबुक के ग्रुप में पूछ सकते हैं। हम आपको बता देंगे कि वर्डप्रेस में कैसे, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट है, आपको FTP यूज़ करना है। और ये जो कोर्स डिज़ाइन है वो कोर्स हम लोग इस तरह डिज़ाइन कर रहे हैं कि आप जब पूरे कोर्स में आपको ऐसा कहीं फील ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल होना पड़ेगा डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। हम लोगों ने इस कोर्स को इस तरह डिज़ाइन किया है कि ये कोई भी कर सकता है, जिसके पास कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं जानता है, वो भी इस कोर्स को आराम से कर सकता है। वो एक अपनी वेबसाइट खुद से अपने लिए बना सकता है, उसे कुछ भी एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।